हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दक्षिणा के क्लासरूम में मेरे साथ बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस वुड बी आवर लास्ट क्लास टुगेदर। सो इसके बाद जो बाकी के लेक्चर्स होंगे दैट वुड बी टेकन बाय समवन एल्स, एंड इफेक्टिवली दिस वुड बी माय लास्ट क्लास विद यूपी। सो बेटा आज की लास्ट क्लास में आपको बताते हुए कि हमने पूरे साल क्या किया है। हमने पूरे साल +1 को समझा है। हमने पूरे साल +1 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाई करी है। और जो कंसेप्ट्स बेटा आपने मेरे से सीखे हैं वो कंसेप्ट्स अगर आप अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से सीखे हैं उस तरीके से आप समझ के आगे बढ़ते हैं, तो मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपका नीट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। नीट कोई ऐसी खास टेंशन वाली बात नहीं है, बट नीट निकालना आप लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा अगर आप ये वाले काम कर पाए। तो बेटा अब क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पूरे साल बेटा जितने भी डिस्कशन सेशंस में, पूरा साल यानी जितना भी वक्त हमारे साथ में बीता है, इस डिस्कशन सेशन में आपने जितना भी कुछ मेरे से सीखा है उस बात पे आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, उस बात के ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और रियलाइज़ करेंगे कि जितना सब मैंने पढ़ाया है NCERT बेस्ड और एक्स्ट्रा जितना ज़रूरत था वो सब पे आप ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, तो उन सब बातों को आपको अपने दिमाग में डाले रखना है। आज की क्लास के अंदर हम उस आखिरी वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस डिस्कशन के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एक तरीके से टीचिंग का जो क्लासेस +1 की होंगी वो बेटा फिनिश ऑफ हो जाएंगे। तो बिना कोई और बात किए आज का लेक्चर हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो अगेन आई वुड से वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आगे बढ़ते हैं, फोड़ते हुए चलेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से ये वाला लेक्चर हम फिनिश ऑफ करेंगे। ओके, आज क्या करना है बेटा इस लेक्चर में? इस लेक्चर में आपको स्टडी करना है कनेक्टिव टिश्यू। आप अभी तक टिश्यूज की अंडरस्टैंडिंग में एक बात जानते हैं कि 4 टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, राइट? जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू को डेडिकेटेड हमारे लास्ट 3 लेक्चर्स थे। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स की, उसकी डिटेल्स के अंदर हम गए और समझा कि एपिथेलियल टिश्यू बहुत कुछ बताना चाहता था हमें, सब क्लियर किया। आज के लेक्चर में टिश्यू नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि कौन से डर्म यानी कौन से जर्म लेयर से बना है, तो इसको आप टर्म करेंगे मेसोडर्म। इतना ओके। तो चलो यहाँ पे हम अब लिख के पढ़ना प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। टिश्यू का नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कनेक्टिव टिश्यू है, राइट? तो इस टिश्यू की कुछ क्वालिटीज होंगी, इसमें कहेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू की जैसे हमने क्वालिटीज देखी थी ना, हम यहाँ पे भी देखते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी इज हाई इंटरसेल्यूलर स्पेस। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पे पड़ा। सेकेंड, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड। ओके, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड नहीं था, यहाँ पे ब्लड का अच्छा खासा सप्लाई माना जाता है, होता है, माना नहीं जाता, होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अगर बेटा ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई होती है, यानी अगर कहीं पर अगर ब्लड होता है तो हम उसको कैसे कहते हैं? उसके लिए वर्ड क्या होता है? हाईली, हम ऐसा बोलते हैं, हाईली वस्क्यूलराइज्ड। क्या? हाईली वस्क्यूलराइज्ड। ठीक है ना बेटा? तीसरी चीज, यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स आपस में जुड़े नहीं है, ये दूर है। तो बेटा अगर 2 सेल्स आपस में, आपकी बॉडी में कोई 2 सेल्स जो हैं वो थोड़ा एक दूसरे से दूर है, मानते हैं हम इस बात को। तो अगर ये दोनों सेल्स एक दूसरे से दूर हैं तो इसके सेल्स के बीच में कुछ तो भरा हुआ होगा, इसंट इट? सेल्स के बीच का जो स्पेस है वहां पे कुछ तो होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्म करते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस is filled with
इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस से मिलेगा। एंड पॉइंट इज, आप यहाँ पे इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के लिए कुछ वर्ड जानेंगे बेटा। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड, इसका नाम है इंटरसेल्युलर सब्सटेंस को और क्या बुलाते हैं, इसको कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, या फिर इसको बोलते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है, ग्राउंड मैट्रिक्स है। इतना क्लियर हो पाए? डन, क्लियर। तो अब बात आती है टिश्यू पे। टिश्यू को आप कैसे समझते हैं? आप कहेंगे कि सर एक टिश्यू है तो जाहिर सी बात वो कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो सेम ओरिजिन से हैं और सेम फंक्शन कर रहे हैं। ये टिश्यू की डेफिनेशन है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो टिश्यू की डेफिनेशन के बाद आपको रियलाइज होता है कि टिश्यू में सेल्स तो भैया होते ही होते हैं, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे सेल्स के साथ साथ आपको ग्राउंड मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है? ग्राउंड मैट्रिक्स। यानी टिश्यू के अंदर आपको सेल्स मिलते हैं और सेल्स के साथ साथ आपको क्या मिलता है? ग्राउंड मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। जब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो वहां पे आपको अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं। पी एम एफ एम एल। मैंने मालूम इसको कैसे याद किया? प्रधानमंत्री मोदी एफएम पे लेक्चर देते हैं ना, मन की बात बोलते हैं, हम कैसे इसको कह सकते हो? पीएम ने एफएम पे लेक्चर दिया। सिंपल, ये अलग अलग टाइप के सेल्स हो गए। पी फॉर प्लाज्मा सेल्स, एम फॉर मैक्रोफाज, एफ फॉर फाइब्रोब्लास्ट, एम फॉर mast cells and L for lymphocytes। ये टाइप ऑफ सेल्स कॉमनली मिल जाते हैं। जब कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो बेटा आप कॉमनली फाउंड टिश्यूज पे फोकस करेंगे ना। मैक्रोफाज मिल रहा है आपको, फाइब्रोब्लास्ट मिल रहा है बेटा, मास्ट सेल मिल रहा है। इसके अलावा 2-3 मैंने आपको और बता दिए, isn't it? मैक्रोफाजेस ये हो गए, समझ पा रहे? सॉरी, ये मोनोसाइट्स हो गए। इस तरीके से आपके पास अलग अलग है। ये कोलाजन फाइबर्स नाम की भी कोई चीज है। क्या है? समझाता हूं। ये सेल्स आपको यहाँ मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। मैं ना एक बात बताऊंगा जो इस बात पे फोकस कीजिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू में ना बहुत टाइप के वेरिएंट्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हैज अ वेरी नंबर टाइप ऑफ वेरिएंट्स। बहुत अलग अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट मिलता है? मैं कहूँगा नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये कॉमन होते हैं, जो ऑलमोस्ट ऑल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में मिल जाते हैं, कॉमन होते हैं। एक्सेप्शंस के नाम पे कनेक्टिव टिश्यू की आगे क्लासिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन नाम लिखे हुए यानी कॉमनली मिल जाते हैं, जिनके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है ग्राउंड मैट्रिक्स की। तो बेटा ग्राउंड मैट्रिक्स को आप समझो अच्छे से। ग्राउंड मैट्रिक्स यानी सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, यानी सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में मिलने वाला सब्सटेंस, इसको हम यहाँ पे क्या टर्म कर सकते हैं? सब्सटेंस जो सेल्स के बीच में होगा, हमने इसको ग्राउंड सब्सटेंस कह दिया, राइट। तो ग्राउंड सब्सटेंस में या ग्राउंड मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें हम 2 पार्ट्स देखते हैं। एक इंटर सेल्यूलर मटेरियल और दूसरा प्रोटीन फाइबर्स। यानी इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर 2 चीजें आ रही हैं, एक इंटरसेल्यूलर मटेरियल और दूसरा प्रोटीन फाइबर्स। इंटरसेल्यूलर मटेरियल में क्या क्या होता है बेटा? फोकस कीजिएगा। यहाँ पे सबसे कॉमन चीज मिलती है हियालुरोनिक एसिड। क्या मिलता है आपको? हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल्स के बीच के स्पेस में भरा हुआ है, ठीक है। केमिकली जो होता है ये हियालुरोनिक एसिड, अगर मैं कहूँ केमिकली, इट इज सल्फेटेड, यानी सल्फर ग्रुप है, म्यूको पॉलीसैकेराइड। कुछ पॉइंट से फोकस करो। पॉलीसैकेराइड का मतलब समझते हो ना बेटा? डब्बे में जो आपको दिखाई दे रहा है, पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट।
म्यूको वर्ड आपके पास मालूम कहाँ से है? म्यूकस। म्यूकस में प्रोटीन म्यूसिन वो, और उसमें सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। हियालुरोनिक एसिड केमिकली ये सब्सटेंस है, और इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, ओके। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के अलावा यहाँ पे प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं, हम ये बात समझते हैं। प्रोटीन फाइबर्स के नाम पे बेटा आपको मिलता है कोलाजन फाइबर। कौन सा मिलता है? कोलाजन फाइबर। दूसरा मिलता है इलास्टिन फाइबर, और तीसरा मिलता है आपको रेटिकुलर फाइबर। ये 3 फाइबर्स आपको समझ आए? ये 3 फाइबर्स सेल्स के बीच में हियालुरोनिक के एसिड के अलावा भी ये 3 फाइबर्स मिल सकते हैं। यानी इस डायग्राम में देखिए, आपको डायग्राम में बेटा यहाँ पे ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये सेल्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, राइट? अब इन सेल्स के बीच में हियालुरोनिक एसिड भरा हुआ है, प्लस यहाँ पे इस तरीके से आपको ये फाइबर दिखाई दे रहा है, ये फाइबर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फाइबर भरा हुआ है, इस फाइबर को हम ये वाला इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? अब इन फाइबर्स की कुछ क्वालिटीज, ये जो कोलाजन होता है ये वाइट होता है, वाइट कलर का होता है, और काफी स्ट्रॉन्ग होता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी अपने बॉडी के अंदर अगर कहीं पर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आप वहां पे कोलाजन फाइबर को पाएंगे, वहां पर आपको कोलाजन फाइबर मिल जाएगा। जहां पर आपकी बॉडी को कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए, थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पे जोर डालोगे, आपको बोन में भी पढ़ाया था कि बोन के स्ट्रक्चर में भी आपको कोलाजन फाइबर मिलता है बेटा। ओके। दूसरा इलास्टिक फाइबर, इसको येलो कलर का होता है, और ये इलास्टिक नेचर का होता है। कैसा? इलास्टिक नेचर। ये बात क्लियर हुआ? येलो कलर का इलास्टिक नेचर है। जहां पे आपको बॉडी में इलास्टिसिटी चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरीके से इलास्टिक है ना, कान पकड़े मोड़ देते हैं, वापस सीधा हो जाता है। इलास्टिक नेचर है इस इलास्टिक फाइबर, इलास्टिन फाइबर की वजह से। रेटिकुलर जो फाइबर होता है ये ना सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर। और क्या काम करता है? आप देखो कि जब आप अपना घर बनाते हैं तो घर में सीलिंग यानी छत भी बनाते हैं, और जब बेटा हम छत बनाते हैं तो छत में हम लेंटर डालते हैं ना, और जब भी लेंटर डलता है तो आप सरिये को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो अगर आपको बॉडी में किसी चीज का फ्रेमवर्क बनाना है, जैसे हम घर में छत का फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम सरिया डालते हैं, हम आयरन की लंबी लंबी सरिया यानी आयरन की लंबी लंबी रॉड्स डालते हैं, सेम उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर बनना है और उस स्ट्रक्चर के पीछे आपको बेसिक फ्रेमवर्क देना है जिसके आसपास सामान डाला जाएगा, यानी आपके शरीर में एक ऐसा मैश लाइक फ्रेमवर्क, ध्यान से रखना मेरी बात, इस मैश लाइक फ्रेमवर्क आपके पास है, और इस मैश लाइक फ्रेमवर्क में आप सामान भरने के बाद एक सामान बना देते हैं, तो वो चीज बना रही है रेटिकुलर फाइबर। तो इस तरीके का जो फाइबर है ना बेटा, ये हमारी बॉडी में जो ये मेशवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन सा वाला फाइबर होता है? वो रेटिकुलर फाइबर होता है। यानी अगर हम इसके लिए एक बात को इसको मिटा के लिख दें तो ये करेगा कंस्ट्रक्ट अ मेशवर्क, मेशवर्क यानी जालीदार काम करना, एंड प्रोवाइड framework to structures of the body। बॉडी के स्ट्रक्चर्स को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम बोलोगे इसका होगा, इसी का ही होगा। आपको बात समझ आई बेटा? सिंपल है ना, क्लियर है? तो यहाँ पर अभी तक हम इस पूरे इंटरसेल्युलर सब्सटेंस को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। बात अब ये रहती है कि हमें इन सेल्स की स्टडी करनी है कि ये सेल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है। आइए यहाँ पर देखते हैं। जब बेटा हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में आपके पास सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, मैं इनको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ब्लड में देखते हैं, आपने ब्लड वाला चैप्टर तो पूरा पढ़ा है, ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपने जाना है कि बॉडी में ब्लड में 5 टाइप के सेल्स मिलते हैं।
नेवर लेट monkeys eat bananas, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। उसमें से एक लिम्फोसाइट्स वाला है, वो ब्लड में भी मिलता है और यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या ब्लड और कनेक्टिव टिश्यू में कोई आपस में लिंक है, ये भी हम सीखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे देखो कि लिम्फोसाइट आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बेटा, ये जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये एक आपके पास ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको। ये क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और अगर सही बोलें तो ल्यूकोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ WBCs, इजंट इट? और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे पास बॉडी में, दे आर ऑफ टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारी बॉडी में दो टाइप के लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, इसके आगे ये क्या काम करते हैं, ये डिटेल्स तो आप सीखेंगे +2 में, क्योंकि +2 में ये प्रॉपर एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से चैप्टर आएगा बेटा। उस चैप्टर में आप इन दोनों लिम्फोसाइट से, WBC से जो बॉडी को इम्यून सिस्टम मिलता है, वो आप पूरा का पूरा सीखेंगे। यहाँ पे अभी मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, ये स्टेटमेंट तो समझते हो। तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं, कौन बना रहा है, ये अब क्वेश्चन है। तो जब हम इन लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, इस बी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो लिम्फोसाइट्स का काम करते हैं, ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, डिवाइड एंड प्रोड्यूस, डिवाइड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, किसको, प्लाज्मा सेल्स। डिवाइड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मा सेल्स। और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस इन टर्न एंटीबॉडीज। ये वाले प्लाज्मा सेल्स आगे अपना एक प्रॉपर तरीके से डिवाइड वगैरह सब कर करा के क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। बोलो बात आपको क्लियर हुई? एक मिनट रुकिए, अब इस पॉइंट को जरा, इस चीज को हम हटा देते हैं बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम इसको एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं। कैसे होगा भाई ये, इसको लो ऐसे और हटा दो, अब हमें लिखने में टेंशन नहीं आएगी। तो आप लिम्फोसाइट्स की कहानी तो क्लियर हुई। तो यानी दो सेल्स की बात हम जो कर रहे थे, प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, डन। अब बनता है मैक्रोफाज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स। अब इनको देखो, नेक्स्ट आपके पास प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट के बाद नेक्स्ट बनता है बेटा मैक्रोफाजेस। क्या बनता है, मैक्रोफाजेस। व्हाट आर मैक्रोफाजेस? स्टडी करने में हमें क्या पता लगता है, मैक्रोफाजेस जो होते हैं बेटा, एक्टिव फेगोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव फेगोसाइट्स। दैट मीन्स परफॉर्म, क्या करेंगे, परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ये परफॉर्म करते हैं। इतना आप क्लियर कर पा रहे? तो फेगोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं ये मैक्रोफाजेस। अब मैक्रोफाजेस आर गिवन, इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, आर गिवन डिफरेंट names according to the location in which they are found। बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह जहाँ पे मिलेंगे, उनको अलग अलग नाम दिया जाएगा। कैसे? अगर मैं बात करता हूँ ब्रेन के अंदर, इन ब्रेन, इन लंग्स, in liver, in bone, in blood, in tissues, बॉडी में जनरल टिश्यूज में, तो बाकी एरिया के टिश्यूज में जो मिलेंगे, जैसे इन एरियाज को छोड़ के बाकी किसी भी टिश्यू में मिलेगा तो क्या नाम दोगे, ये पॉइंट है, और नाम पे फोकस करना। ब्रेन में इनको माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स। लंग्स में बेटा इनको हम कहते हैं डस्ट सेल्स। ये भी क्लियर हुआ। लिवर के अंदर इसको हम कहते हैं कप्फर सेल्स। बोन में हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ब्लड में हम इनको क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से, मोनोसाइट्स। थोड़ा याद करोगे ना, हमने पढ़ाया था कि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मोनोसाइट्स एक्टिव फेगोसाइटोसिस करते हैं। एग्जैक्टली यानी मैक्रोफाजेस जो ब्लड में मिलेंगे उनको मोनोसाइट कह देंगे, बात खत्म।
टिश्यू में नॉर्मली किसी भी बाकी बचे हुए टिश्यूज में, बाकी बचे हुए ऑर्गन्स में इनको क्या नाम दिया जाता है? हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स। इतना अपने को क्लियर हो गया? यानी मैक्रोफेजेस हमारा डन। मैक्रोफेजेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेल टाइप है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या? बेटा अगर किसी चीज के पीछे ब्लास्ट लिखा हो ना तो समझ जाना इफ ब्लास्ट सफिक्स होता है इसका मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग या फिर एक्टिवली वर्किंग। किसी भी चीज के पीछे ब्लास्ट होगा तो अक्सर उसके लिए वर्ड मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी वर्ड के लिए ब्लास्ट यूज करूंगा तो एक्टिवली डिवाइडिंग या एक्टिवली वर्किंग। जानो देखो फाइब्रोब्लास्ट की बात करी जा रही है तो फाइब्रोब्लास्ट की ना इलोंगेटेड शेप होती है, इलोंगेटेड शेप पहली बात, एंड सिक्रीट प्रोटीन फाइबर्स। समझे? आपसे बोला जाए कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको क्या मिलता है? विद इन द कनेक्टिव टिश्यू यू फाइंड प्रोटीन फाइबर्स, यानी कोलाजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन, ये आपको मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मिल रहे हैं तो कहाँ से आए? जो कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना बेटा, ये वो फाइबर इस तरीके से बनाते, सिक्रीट करते हैं। बात क्लियर हो गई? डन। इसके बाद बनता है बेटा मास्ट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल्स जो होते हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी हम बात कर रहे थे, एस शेप्ड न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा है? एस शेप्ड। ये सिक्रीट करते हैं कुछ चीजें जैसे सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामिन। सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन, ये तीन चीजें बनाते हैं। सेरोटोनिन क्या है? वसो कॉन्स्ट्रिक्टर। हिस्टामिन क्या है? वसो डाइलेटर। और याद रखना हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है इन इन्फ्लेमेशन। किसमें? इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और हेपेरिन क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट। इतना क्लियर हुआ? पकड़। मास्ट सेल्स, जो मास्ट सेल्स होते हैं हैव सेम वर्क लाइक बेसोफिल्स। याद रखना जो बेसोफिल्स होते हैं बेटा, जो हमें ब्लड के अंदर बेसोफिल्स मिलते हैं, उनका भी वही काम होता है जो यहाँ पे मास्ट सेल्स का होता है। यानी मास्ट सेल जो टिश्यू में काम करते हैं वही काम बेसोफिल्स ब्लड में करते हैं। इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं कि मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स भाई भाई होते हैं। तो अभी तक आपने एक चीज समझी कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू हमें क्या काम किए दे रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू को आपके सेल्स और ये सब चीजों में हमने उसका इंटरसेल्युलर सब्सटेंस स्ट्रक्चर बेसिक पढ़ लिया। कनेक्टिव टिश्यू का ना नाम बेटा कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखते हैं? ये ना हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो मुझे पहले बता देना चाहिए था बट मैंने जान के नहीं बताया, अब पूछता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू को आप कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बाकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्शन बनाए रखने में मदद करता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बात आपको क्लियर हुई? जैसे ब्लड पूरी बॉडी के बीच में कनेक्शन बनाए रखता है। समझ पा रहे? एग्जाम्पल तो मैं देता हूँ। अगर आप एक ऑर्गन की बात करते हैं, इस ऑर्गन का नाम है स्किन। याद रखना बेटा, स्किन कोई टिश्यू नहीं है, स्किन एक ऑर्गन है। स्किन की बात करते हैं ना बेटा, तो स्किन के अंदर आपको अगर अपने हाथ में देखा तो आपको क्या क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे बोन्स हैं, यहाँ पे मसल्स हैं और यहाँ पे मतलब स्किन है, यही बोलते हो? तो अब आपको मैं अच्छे से बात समझाता हूँ। स्किन जो होती है बेटा, उसके दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। कलर चेंज करके बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक नीचे वाला हिस्सा, इसके नीचे आपको यहाँ पर क्या मिल जाती है? इस तरीके से इसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएंगी मसल्स, और मसल्स के नीचे हम ब्लैक कलर से बना देते हैं बोन। बोन मसल, MUSCLE,
और स्किन जो होती है ये इतना पार्ट है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। स्किन में जो इतना पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डर्मिस और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एपिडर्मिस। इतना क्लियर हुआ? अब देखिएगा, एपिडर्मिस इज एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर मैं कहूंगा कि एपिडर्मिस जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर मुझे उस टिश्यू को मसल से करना है ज्वाइन, किससे ज्वाइन करना है? मसल से अगर मुझे करना है ज्वाइन, तो मैं कौन सी टिश्यू की मदद ले रहा हूँ? कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको बात क्लियर हुई? इस तरीके से भी कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़े रखने में मदद करता है। यानी एपिथेलियल टिश्यू जो ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग बनाता है ना, उस कवरिंग को ऑर्गन्स पे चिपके रहना है, तो वो किसकी मदद से होता है? इस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से होता है। बोलो, बात क्लियर हो रही है? अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको? एकदम मक्खन की तरह लाइक बह रहा है ना? बढ़िया बात। तो आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का पॉइंट समझ आ गया। कनेक्टिव टिश्यू की ना बेटा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हम उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के नाम पे कनेक्टिव टिश्यू को ना दो पार्ट्स में बांटा जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू बाद में बात करेंगे, मैं पहले स्पेशलाइज्ड की क्लासिफिकेशन समझाना चाहता हूँ, वो जरूरी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के फिर आप उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू का, इस कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन में जब मैं स्पेशलाइज्ड बोलता हूं, तो इसका मतलब ओरिजिनली एक कनेक्टिव टिश्यू ये वाला था, लेकिन इस कनेक्टिव टिश्यू ने अब क्या किया कि कोई स्पेशल फंक्शन लेके अपना स्ट्रक्चर और क्वालिटी को चेंज करके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बना लिया। डन होगी बात? ओके, तो इस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। डन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के आगे फिर दो पार्ट्स, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ये दोनों बात क्लियर हुई? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के आगे दो पार्ट्स बेटा, एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। क्या? कार्टिलेज। इतना आपको क्लियर हुआ है? तो अब मैं आपको एक चीज रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप ब्लड, लिम्फ, बोन इन सबको पढ़ चुके हैं। हमें आज की क्लास में कार्टिलेज को भी कंप्लीट करना है, कार्टिलेज को भी स्टडी करना है। इतना क्लियर? अब यहाँ पे अब आपके पास प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि आप ना चीजों को, मतलब ऐसा है कि आप दो सेल लो और सेल के बीच में जेली डाल दो। समझो इस बात को कि आप एक पत्थर लो, दो पत्थर लो और उनके बीच में जो जेली खाने वाली होती है ना, वो खाने वाली जेली डाल दो। तो आप देखोगे ना, जो रफली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एक टैंक लो, उसमें खूब सारी जेली और 5 से 6 पत्थर डाल दिया आपने, छोटे छोटे पत्थर। अब आप अरेंजमेंट देखो, क्या आपके पास एक लूज सा अरेंजमेंट है? यस, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। वही बात क्लियर? डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम कहते हैं कि आप एक वही टैंक लेते हैं जिसमें जेली डालते हैं, जिसमें पत्थर डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बीच में ना बहुत सारे आप सरिया डाल देते हैं, बहुत सारा सरिया डाल देते हैं। अगर आप लोहे के टुकड़े और ना, मतलब सरिया छोड़ो, तारें डाल देते हो, पतली पतली तार, बहुत बड़ी, बहुत सारी, तो वहां पे तार डालने की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस टैंक में, डेंसिटी बढ़ जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? क्योंकि तारें डल गई। बात आपको समझ आ रही? इसी तरीके से ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो तारों वाला है ना, समझ गए? तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम आगे दो और कैटेगरीज में बांटते हैं बेटा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को आप डेंस रेगुलर बोलते हैं और डेंस इरेगुलर बोलते हैं। सब समझाऊंगा, अभी मुझे क्लासिफिकेशन सिर्फ लिख लेना तो, इतना समझ गए? तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की क्लासिफिकेशन होती है।
तो इस क्लासिफिकेशन को आगे एक्सपैंड करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए सबसे पहले आएंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट कहते हैं डेंसिटी जो इसकी होती है वो कम होती है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस आपके पास होता है और इस इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के अंदर लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन फाइबर्स मिलते हैं, मिलते तो हैं लेकिन लो अमाउंट में मिलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू का बेटा पहला कैटेगरी आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें ऑल सेल टाइप्स, जितने भी सेल टाइप्स हैं सब के सब, जितने भी फाइबर हैं ऑल फाइबर टाइप्स यहाँ पर अपने को मिलते हैं। हाई वस्कुलराइजेशन, वस्कुलराइजेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा वस्कुलराइजेशन हाई है, समझ पा रहे हो, हाई वस्कुलराइजेशन। और यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। और स्पेसिफिकली कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन डर्मिस। अभी आपको समझाया था ना डर्मिस क्या होता है, वो एक पॉइंट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जो फोटो आपको दिख रही है ना बेटा, ये फोटो आपको एरियोलर टिश्यू की दिख रही है। यहाँ पे मैक्रोफाजेस, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर्स, ये ब्लड वेसल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ब्लड वेसल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे फाइबर्स भी मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे बाकी सेल्स भी मिल जाते हैं। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ टिश्यू, ये फोटो अगर आपके पास आ गई तो पहली बात आपको इसकी यहाँ पे लेबलिंग याद होनी चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए कि ये जो है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। डन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारा हो गया। दूसरा इसमें कैटेगरी आती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और अगर आप एडिपोज टिश्यू की स्पेसिफिकली बात करें तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, इट इज स्टोरेज ऑफ फैट। बॉडी में फैट का स्टोरेज इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में होता है। इस सेल को जब बेटा हम एडिपोज टिश्यू के सेल को देखते हैं ना, इस तरीके से कुछ सेल होता है। सेल में यहाँ पे बीच में इतना बड़ा जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, ये जो इस गोले के बीच में ये जिस एरिया को मैं ब्लू सा कर रहा हूँ ना बेटा, ये एरिया साइटोप्लाज्म नहीं है, ये एरिया है रिजर्व फैट। क्या है, रिजर्व फैट। दैट मीन्स दिस इज रिजर्व फैट। और जो बाहर वाला ये एरिया है जिसको मैं पिंक कर रहा हूँ ना बेटा, ये एरिया इज द, दिस पार्ट इज द साइटोप्लाज्म। ये पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या आप यहाँ पे आइडिया लगा पा रहे हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है ये, और इसमें न्यूक्लियस यहाँ पर मिलता है, दिस इज द न्यूक्लियस। अगर इसकी फोटो देखेंगे तो इसकी ये फोटो बनती है, ये बीच में फैट स्टोरेज एरिया है, ये बाजू में इधर न्यूक्लियस और यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना डन। ये बीच वाला एरिया माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं ना, क्योंकि ये फैट स्टोर करता है, कोई इसका कलर तो होता नहीं, तो ये ट्रांसपेरेंट लगता है। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लगता है ना, तो बेटा इट अपीयर्स लाइक अ रिंग। रिंग कितना इस तरीके से लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक रिंग है, जैसे आप ये हाथ में मेरे रिंग देख रहे हो ना, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से आपको ये रिंग देख रहे हो, ऐसे दिखाई देता है बेटा। इस रिंग में हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक नग है, एक जेम है, और ये बाकी रिंग का पार्ट है, हम इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसी रिंग को हम लोग टर्म करते हैं सिग्नेट रिंग। क्या टर्म करते हैं, सिग्नेट रिंग। बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, सिग्नेट रिंग। तो हम यहाँ पे जब स्टोर करते हैं एडिपोज टिश्यू को, तो हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं, सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर। बात क्लियर हुई, ओके। एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है उसको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। अब दो कैटेगरीज होती हैं, वाइट एडिपोज, या इसको सीधा बोलो वाइट फैट और ब्राउन फैट। डिपेंड करता है कलर पे।
जो ब्राउन फैट होता है वो स्टोर करता है मोर फैट, ऑब्वियसली वाइट वाला लेस करेगा। ब्राउन कलर होता है इसके पास, ठीक है। और यहाँ पे इसको मल्टीलॉक्यूलर कहा जाता है, समझाता हूँ, इसको यूनिलॉक्यूलर कहा जाता है, समझो इस बात को। हम जो फैट की बात करते हैं ना, मल्टीलॉक्यूलर यूनिलॉक्यूलर, इनके लिए अलग अलग वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। अभी हम यूनिलॉक्यूलर मल्टीलॉक्यूलर बोल रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब अपने पास ये सेल का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, तो ऊपर वाले डायग्राम में आपने एक फैट ग्लोब्यूल देखा ना। समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स एक की जगह आपको इस तरीके से फैट ग्लोब्यूल्स एक नहीं मिलेगा, एक फैट ग्लोब्यूल, दो फैट ग्लोब्यूल, 3 फैट, 4 फैट, इस तरीके से नंबर ऑफ लॉक्यूल्स एक से ज्यादा आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे मल्टी लॉक्यूलर बोल देते हैं। बोलो बात आपको क्लियर हो गई? डन। तो यहाँ तक आप कर चुके हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये वाला पोर्शन डन, ठीक है। अब बनेगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को अपन को स्टडी करना है बेटा, तो अब इसको हेडिंग डालते हैं और उसको शुरू करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, राइट। ऐसा क्यों? रेगुलर के अंदर आप एनसीईआरटी का ये फोटो देखिए, आप इन दोनों टिश्यूज को देखिए बेटा। यहाँ पे आपको ये फाइब्रोब्लास्ट ये दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी आपको फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप फाइबर्स को देख रहे हैं प्रॉपर एक मैनर के अंदर, रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है, राइट। फाइबर्स प्रॉपरली अरेंज्ड है, और यहाँ पे फाइबर्स है भी कम और बहुत ही बिखरे बिखरे हैं, मतलब रैंडम सी अरेंजमेंट है। इसका मतलब रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर मैनर, फाइबर्स प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, और यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट होती है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स। इतना बात क्लियर? रेगुलर में जब फाइबर्स प्रॉपर अरेंजमेंट में है, इस वजह से देयरफॉर हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब उनमें जान ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उनमें क्षमता, शक्ति ज्यादा होती है। और इसका एग्जाम्पल के टाइप में बेटा आप यहाँ पे पढ़ते हो टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप पढ़ते हो एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या होते हैं? कनेक्ट मसल टू मसल। टेंडन्स और लिगामेंट्स आपको याद है? लिगामेंट, टेंडन्स क्या करते हैं? बोन को मसल से ज्वाइन करते हैं, और लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इतना हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारा डन। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमारा आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास कौन सी चीज आती है? देखो इधर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बेटा हमने दो चीजें सीखी, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। हम यही दोनों चीजों को तो देख रहे हैं, कौन कौन सा? एक बोन और दूसरा कौन? कार्टिलेज, राइट। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन को तो आप कर चुके हो, यहां पे आप पढ़ोगे कार्टिलेज को। कार्टिलेज कैसा होता है बेटा? कार्टिलेज का जब हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, तो हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए कार्टिलेज को, तो ऑब्जर्वेशन में मालूम लगेगा कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से गड्ढे मिलते हैं। आपको बोन में गड्ढे याद है? इस तरीके से गड्ढे, कार्टिलेज में भी इस तरीके से आपको गड्ढे मिलते हैं। इन जो गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों को हम लोग क्या टर्म करते हैं? लैक्यूना। क्या टर्म करते हैं? लैक्यूना। लैक्यूना में इस तरीके से पड़े होते हैं सेल्स। क्या पड़े होते हैं? सेल्स। और ये सेल्स किसके होंगे? कार्टिलेज के सेल्स होंगे ना। तो यहाँ पे लैक्यूना और उसके अंदर सेल्स, तो ये अपने पास कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, सेल्स, ठीक।
इस कार्टिलेज के अंदर अब आपके पास क्या होता है, ऊपर ऊपर इस तरीके से आपको फाइबर्स मिल जाते हैं, इस तरीके से फाइबर्स की अरेंजमेंट मिल जाती है, और इन फाइबर्स के बीच में छुपे हुए स्पेशल सेल्स मिलते हैं। सब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ देखते रहो। ऊपर फाइबर और सेल की एक लेयर होती है कार्टिलेज के आउटर बाउंड्री पे। इस लेयर को कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक, तो अब देखो इसको शुरुआत से। कार्टिलेज जो है एक टिश्यू है बेटा। कार्टिलेज अपने आप में क्या है, एक टिश्यू है, राइट। और अगर कार्टिलेज एक टिश्यू है ना, तो हम इस टिश्यू की अगर बात करें तो टिश्यू में क्या क्या है हमारे पास, सेल्स होगा और इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा। ये भी बात अपने को अच्छे से क्लियर होती है। सेल्स के नाम पे आपको क्या मिलेगा, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये दो टाइप के सेल्स होंगे। कॉन्ड्रोब्लास्ट, नाम ब्लास्ट लिखा है ना, तो जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एंड बनाते हैं डिवीजन के बाद कॉन्ड्रोसाइट्स को। ठीक है। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, सेल्स के बीच में यहाँ पे खाली एरिया के अंदर ये इंटरसेल्युलर सब्सटेंस भरा हुआ है। यहाँ पे ये इंटरसेल्युलर सब्सटेंस में कुछ चीज़ें मिलेंगी, ये डॉट 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 डॉट, और इस तरीके से इसके बीच में जो मैंने ऐसे लंबा लंबा धागे धागे बना दिए। आपको अब आइडिया लग ही गया होगा एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस में आपको मैट्रिक्स यानी इंटरसेल्युलर मटेरियल के नाम पे आपको क्या मिल रहा है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एक हियालुरोनिक एसिड का मॉडिफिकेशन होता है। और आपको फाइबर्स मिलते हैं जिसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन मिलता है। इसके बाद कोलाजन मिल सकता है आपको, और आपको इलास्टिन भी मिल सकता है इस एरिया में। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। ये हमारा कार्टिलेज। हम कार्टिलेज की कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। जो कार्टिलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला, नो ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसके पास नहीं होती, याद रखिएगा। दूसरा चीज, ये जो कार्टिलेज होता है इसके पास यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ होती है बेटा इसके पास। अब यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ को समझो। जब बोन को आप स्टडी करते हैं तो बोन के अंदर आपको अंदर वाली तरफ और बाहर वाली तरफ आपको पेरीऑस्टियम एंड एंडोऑस्टियम मिलता है। पेरीऑस्टियम में जो बाहर वाली लेयर है, क्या हो गया, पेरीऑस्टियम जो बाहर वाली लेयर है, एंडोऑस्टियम जो अंदर वाली लेयर है। इन दोनों लेयर्स में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो समझो बाहर वाली लेयर में और जो अंदर वाली लेयर में, ये ना इस तरफ को अपना ग्रोथ करवाते हैं, ये इस तरफ को ग्रोथ करवाते हैं। तो आप देख सकते हो मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ है। यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ है इसके अंदर कार्टिलेज में। क्यों? बिकॉज ओनली पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। यहाँ पे एंडोकॉन्ड्रियम नाम की चीज नहीं मिलती। तो बाहर से अंदर की तरफ को कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स ग्रोथ, अदरवाइज नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक आई बिलीव आपको बात क्लियर हो चुकी है कार्टिलेज को लेके। ठीक है, ओके। अगर हम कार्टिलेज की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के नाम पे हमें क्या क्या मिलता है, ध्यान से देखिए। क्लासिफिकेशन के नाम पे आपको मिलता है ह्यालीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। ये चार टाइप के कार्टिलेज आपको मिलते हैं, इलास्टिक, ह्यालीन, कैल्सिफाइड, फाइब्रस। तो इनको भी हम एक एक करके निपटा देते हैं। सबसे पहला इलास्टिक। तो नाम बता रहा है इलास्टिक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा इलास्टिक टाइप सा होगा। तो इलास्टिक कार्टिलेज अपने को यहाँ मिलता है, यानी कार्टिलेज है तो आप देखो कान का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इसमें आप इलास्टिसिटी ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं? नाक को आगे से दबाओ, दब रहा है कि नहीं दब रहा है? यहाँ पे आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज हैज
क्या क्या इसके पास होता है? हैज, सबसे पहली बात, इलास्टिक फाइबर्स। दूसरा पॉइंट, हैज पेरिकॉन्ड्रियम, इसके पास पेरिकॉन्ड्रियम होता है। कहाँ कहाँ लोकेशन की अगर बात करी जाए तो आपको मिल जाएगा ईयर, पिन्ना, नोज टिप, नोज का टिप टिप, और दूसरा यूस्टेशियन ट्यूब। क्या मिल जाएगा? यूस्टेशियन ट्यूब। तीनों का पेन से याद कर सकते हो, पी ई और एन, पेन से याद कर सकते हैं। इलास्टिक डन हुआ। दूसरा देखो, हियालिन। हियालिन बहुत ही कॉमनली मिलने वाला कार्टिलेज है। कॉमनली मिलने वाला मतलब बॉडी में जो सबसे अबंडेंट कार्टिलेज मिलता है वो हियालिन कार्टिलेज मिलता है। क्यों? एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लंबी लंबी बोन्स के एंड पे साइनोवियल कार्टिलेज आपको मिलते हैं वो ये हियालिन कार्टिलेज का होता है बेटा, याद रखना। हैज नो फाइबर्स इन इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, ये याद रखिएगा। इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, चमकता है, इसीलिए इसका नाम हियालिन। हियालिन का मतलब चमकदार। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ऑल्सो कॉल्ड ग्रिसल, GRISTLE, ग्रिसल, इसको ग्रिसल भी कहा जाता है। लोकेशंस बेटा मैंने आपको बता चुका हूँ, आपके पास कहाँ कहाँ हो सकती है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स और इंटरकोस्टल कार्टिलेज, समझते हो ये कहाँ है? आपके रिब्स के बीच में, इस तरीके से। नोज सेप्टम, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, नाक के यहाँ पे दबाओ, ज़्यादा नहीं दबेगा, टिप बहुत ज़्यादा दबेगी लेकिन नाक यहाँ से नहीं दबेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एक ऐसी चीज़ है जो हल्का हल्का मूव कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसको नोज सेप्टम कहते हैं। ऊपर तो नोज बोन आ जाती है, नोज सेप्टम, नोज टिप। नोज टिप बनी है इलास्टिक की, नोज सेप्टम बना है हियालिन का। डन है हियालिन। तीसरा होता है कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड बेसिकली क्या है? हैव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, एक सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट इन इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। क्लियर? इट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ये एब्सेंट होता है कैल्सिफाइड वाला। इतना भी अपने को डन हो गया। नेक्स्ट, कैल्सिफाइड के बाद बेटा चौथा फाइब्रस। फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मालूम कहाँ मिलता है? इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, रीढ़ की हड्डी के बीच में, दो हड्डियों के बीच में जो चीज मिलती है ना, वो ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है। समझ पा रहे हो ना? इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर मिलता है। तो लोकेशन भी कर ली। एक और पॉइंट जानना, हैज नो पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपने कार्टिलेज की क्लासिफिकेशन भी करी, स्ट्रक्चर भी समझा, डायग्राम भी देखा। तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है, आप कहोगे यस, एरियोलर और एडिपोस आता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपने को आता है, रेगुलर एंड इरेगुलर बिल्कुल आता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। स्केलेटन में बोन एंड कार्टिलेज अब पढ़ चुके हैं, फिनिश अपना हो गया। नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स वगैरह बाकी चीजें कैसी होती हैं, कंप्लीट हो गया। एपिथेलियल टिश्यू की डिस्कशन पूरी कंप्लीट है, हमें अच्छे से आता है, बिल्कुल आता है। अब दो टिश्यूज तो हो चुके हैं, बचते हैं दो, मस्कुलर एंड नर्वस। अब मुझे बताओ, मस्कुलर टिश्यू आपने पूरा मस्कुलर वाले चैप्टर में कर लिया? कर लिया। नर्वस टिश्यू को नर्वस वाले चैप्टर में पूरा कर लिया? बेटा कर लिया। दैट मीन्स इफेक्टिवली इस चैप्टर को आप यहाँ पे कर सकते हैं फिनिश। तो बेटा हमारे साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है और ये 6-7 मंथ्स की जो जर्नी आपकी मेरे साथ थी, आज इसके साथ, इस पॉइंट के साथ फिनिश होती है। मेरी तरफ से बेटा आप सबको बेस्ट ऑफ लक। यू गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। आई विल बी विद यू ऑल थ्रू योर जर्नी एंड मेरा तुम लोगों से सिर्फ एक उम्मीद है, क्या कि वो तुम डॉक्टर बन जाओ। मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए, मेरे को हर वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ चाहिए जिसको मैंने पढ़ा है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बेटा,
बहुत मेहनत करना, बहुत आगे जाना है। और एक ही चीज़ याद रखना, अपने को क्या करना है, फोड़ते रहना है। तो ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, फोड़ते रहो।